गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश के अंदर हमने बात कर ली थी। गुलाम वंश में पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक का खानदान आया, दो ही शासक हुए, उनकी बात कर ली। फिर कुतुबुद्दीन का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसका परिवार आया, उसकी बात कर ली। अब इल्तुतमिश का जो गुलाम है बलबन, उसका और उसका परिवार लेंगे। अब बलबन गद्दी पर बैठ जाता है, तो एक तरह से गुलाम वंश में भी तीन वंश हो गए, कुतुबी, शमसी और बलबनी। तो अब बलबन वाला देखते हैं। बलबन का नाम है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन की हिस्ट्री देखते हैं, उसके परिवार की हिस्ट्री देखते हैं। बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक जो नाम था वो था बाहुदीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बलबन का वास्तविक नाम बाहुदीन था, और यह मुख्य रूप से इल्तुतमिश का गुलाम था, उसके 40 गुलामों में से एक था। इल्तुतमिश ने, आपको पता है कि तुर्कान ए चहलगानी बनाई थी, 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था, उसी के अंदर ये था। तो इसने देखो, बलबन ने इल्तुतमिश के भी काम किया। इल्तुतमिश के बाद में रजिया, रजिया के भी रहा, बहराम शाह, मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद, सबके किसी ना किसी पोस्टों पर ये रहा। इल्तुतमिश के जो खानदान में हुए, उसके बेटे और पोते जो गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश वाले, तो ये सब के किसी ना किसी पोस्ट पर रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है कि किसके समय ये कौन से पद पर रहा है। तो बलबन जो रहा है इल्तुतमिश के, तो यहां पर तो रहा था 40 गुलामों से एक, जो पोस्ट थी 40 गुलामों में से था, खासदार की पोस्ट दी हुई थी इसे। तो इस ये कौन कौन से पोस्ट पे था देखो, तो ये थोड़ा सा आपको, विभिन्न सुल्तानों के समय इसके पास कौन कौन से पद थे, विभिन्न सुल्तानों के समय पद, कौन कौन से पद पे था। तो देखें अपन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के रजिया, ठीक है, रजिया के समय कौन से पद पे था। रजिया के बाद में बहराम शाह आया, तो बहराम शाह के समय कौन सी पोस्ट पे था। बहराम शाह के बाद में मसूद शाह आया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह के समय ये कौन सी पोस्ट पे था। और नासिरुद्दीन महमूद, इसको तो अपनी लड़की दी थी ना इसने, नासिरुद्दीन महमूद को तो अपनी बेटी का विवाह किया था, इसके समय मेन मजबूत था, तभी तो आखिर में सुल्तान बन जाता है, क्योंकि इस लास्ट वाले के समय समझ शक्तियां अपने अंदर ही रखता है ये। तो इसका वास्तविक नाम बाहुदीन था। इल्तुतमिश के समय ये जो पोस्ट पे था, उसका नाम था खासदार। क्या नाम था? खासदार। ये 40 गुलामों में से एक था, जो उसकी 40 थी, 40 गुलामों में से एक, उसके 40 गुलामों में से था, तो उसके 40 गुलामों में था इल्तुतमिश के। फिर रजिया के समय थोड़ी ठीक पोस्ट मिली, अमीर ए शिकार की। रजिया के समय पूछ ले कौन सी पोस्ट पे था, अमीर ए शिकार की पोस्ट पे था, अच्छी पोस्ट हुआ करती थी। और बहराम शाह के समय थोड़ी और अच्छी पोस्ट पे आया, अमीर ए आखूर, जो अस्वसाला वाली थी, अच्छी पोस्ट थी, उसके ऊपर रहा। और मसूद शाह के समय रहा अमीर ए हाजिब। ये पोस्टें अपन ने पहले चर्चा भी हुई है, हाजिब। और सबसे जबरदस्त पोस्ट इसके पास में नासरुद्दीन महमूद के समय थी। नासरुद्दीन महमूद के समय एक बहुत बड़ी पोस्ट जो बहराम शाह ने गठित की थी, नायाब की पोस्ट, उस पोस्ट पर ये था। तो नायाब ए मुमलकत,
बताया था ये, मैंने इसमें भी बता दिया था ये तो। नायाब ए मुमलकत, ये तो मैंने आपको नसरुद्दीन महमूद में भी बता दिया था। तो इन पोस्टों पर ये रहा। ठीक है, तो एक पहले एक छोटा सरदार हुआ, एक छोटा व्यक्ति था, फिर थोड़ा बड़ा बना, फिर और बड़ा बना। बरनी ने इसके बारे में लिखा है कि एक मलिक जो खान बना फिर सुल्तान बना। तो ये कथन आपको पूछ भी सकते हैं कि ये कथन किसका है। नोट, बरनी का कथन है। बरनी, जियाउद्दीन बरनी, जो बाद में एक इतिहासकार हुआ है, बात करेंगे इतिहासकारों की अलग से ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। एक मलिक जो खान बना, खान का मतलब है एक बड़ा सरदार, खान बना फिर सुल्तान बना। इस प्रकार से यह सुल्तान की पोस्ट प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पूछ ले बहराम शाह के समय कौन सी पोस्ट पे था, रजिया के समय बलबन कौन सी पोस्ट पे था, नासुरुद्दीन महमूद के समय तो नायब की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी जिसे सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था उस पोस्ट पे था। तो कई पोस्टों पे ये रहा। अब हम बात करते हैं इसकी उपाधियों की। उपाधियां, अगर मैं बात करूं इसकी उपाधियों की तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां इसने धारण की है, मोस्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी उपाधियां इसकी थी। तो इसकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको नासुरुद्दीन महमूद में बताया था उलुग खां। तो एक उपाधि तो इसकी हो गई उलुग खां, उलुग खां की। और दी किसने थी, नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी इसको, ये तो मैंने बताया था। तो उलुग खां किसका नाम है, बलबन का नाम है। एक है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन है ना इसका पूरा नाम, गयासुद्दीन। ये जब गद्दी पर बैठा तो इस नाम से बैठा, तो इसने ये राज्यारोहण के समय धारण किए। जब गद्दी पर बैठा ना राज्यारोहण के समय, जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा, गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा। नायाब ए खुदाई, नायाब ए खुदाई, अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि माना। नायब मतलब प्रतिनिधि, खुदा मतलब खुदा, ईश्वर। तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना, ईश्वर का प्रतिनिधि, स्वयं को खुदा का नायाब कहा। जैसे नायाब ए खुदाई, ये नायाब खुद तो था, वो जो नायाब ए मुमलकत है वो तो उपाधि है, वो तो एक पोस्ट है जो कि सुल्तान का प्रतिनिधि को कहते हैं, जो कि अपन ने पढ़ी थी, बैराम शाह ने गठित की थी। इसके अलावा जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ये जो जिले इलाही है इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। जिले इलाही का मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया। तो ईश्वर की छाया जिले इलाही, ये प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने जिले इलाही की उपाधि, इससे पहले किसी ने धारण नहीं की थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रथम मुस्लिम शासक, बाद में तो कईयों ने की, जिसने यह उपाधि धारण की। प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। उलुग खां, गयासुद्दीन, नायाब खुदाई, जिले इलाही, तो ये उपाधियां उलुग खां नासुरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दी थी। और गयासुद्दीन इसने खुद उपाधि धारण की है जब ये राज्यारोहण हुआ तब। नायाब खुदाई, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। जिले इलाही, ये बलबन की उपाधियां हैं, ध्यान रखना। जिले इलाही, नायाब खुदाई, तो अपने आप को अल्लाह के करीब बता रहा है ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसकी उपाधियां हो गई है। ये अपने आप का संबंध ईरान से समझता था।
ये मानता था कि है ना, मैं ईरान का राजा का वंशज हूं, ईरानी संबंध। ये स्वयं को ईरान के शासकों का वंशज मानता था। तो ईरानी संबंध की बात अगर अपन करें तो यहां थोड़ा सा अगर एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में अगर कोई ईरानी संबंध की बात करें तो बलबन नाम होना चाहिए। देखो, ये स्वयं को मानता था कि मैं ईरान के शासक का वंशज हूं। ईरान का शासक था अफरासियाब, बहुत पहले उसका वंशज मानता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, तो खुद को ईरानी मानता है ये, स्वयं को ईरान के शासक अफरासियाब का वंशज माना। इसने स्वयं को ईरान के शासक अफरासियाब का वंशज माना। ठीक है, ये जानकारी हमें फिरदौसी शाहनामा के अंदर देता है। तो इसने क्या किया, अपने शासन में वही प्रथाएं चला दी जो ईरान में चलती थी। क्योंकि ये अपने आप को ईरान, तो इसने अपने शासन को ईरान या फारस जैसा ही व्यवस्थित किया। अपने शासन को ईरान, ईरान या फारस कह दो, एक ही बात है, ईरान का ही नाम फारस है, जैसा व्यवस्थित किया, उसकी कॉपी करने लग गया, जैसा ईरान में शासन चलता था उसकी। क्योंकि ये कहता था मैं भी ईरान के शासक के ही वंशजों में से हम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने ईरानी प्रथाएं चलाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरानी प्रथाएं चलाई दरबार में। दरबार के अंदर ईरानी प्रथाएं चलाई। एक प्रथा तो है सिजदा और एक है पेबोस। सिजदा और पेबोस प्रथाएं क्या थी, देखो, ये ईरान के दरबार में चलती थी। इसमें क्या होता था, जो पेबोस है उसमें तो क्या होता था, सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। सुल्तान के पैरों को चूमना, पे से पैर याद रख लो, कि पैरों को चूमना। यानी दरबार में ऐसा होता था, दरबार में जो अमीर लोग होते थे, जो बादशाह के सुल्तान के अधीन होते थे, वो लोग दरबार में आते थे, तब सुल्तान के पैर को चूमते थे। उस प्रथा को कहते हैं पाइबोस या पेबोस। पेबोस या पाइबोस भी लिखा जाता है, एक ही बात है, पेबोस या पाइबोस प्रथा। तो वो, उसके अलावा सिजदा, सिजदा जो थी वो सिजदा, या इसे कहा जाता था, एक और नाम से जाना जाता था, जमीन बोसी सिजदा, एक ही बात है, सिजदा कह दो या जमीन बोसी सिजदा कह दो। ये प्रथा क्या होती थी, ईरान की कॉपी कर रहा और इसको कुछ ही नहीं है। पेबोस या पाइबोस एक ही बात है भाई, एग्जामिनर कोई सा शब्द काम में ले ले। सिजदा या जमीन बोसी सिजदा क्या होता था कि घुटने के बल बैठकर अपना सिर झुकाना पड़ता था। घुटने के बल बैठकर, सिजदा, सिजदा मतलब झुकना ही होता है, सर झुकाना। तो घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो ईरानी प्रथाएं चला रहा है, अपने आप को ईरान के शासक का वंशज मान रहा है। कि एक ईरानी त्योहार बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था नवरोज। फेमस त्योहार था ईरान का, वो भी इसने चलाया, नवरोज उत्सव। इसी ने शुरू किया था ये नवरोज उत्सव, जो एक ईरानी उत्सव था, फारसी उत्सव था। उत्सव शुरू किया,
ये ईरानी जो उत्सव है, नवरोज का उत्सव, ये वास्तव में तो ईरानी जो फारसी जो धर्म के अनुयायी है उनका उत्सव होता है। लेकिन ईरान में वो मुस्लिम तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन वहां पर नवरोज का उत्सव मनाया जाता था। तो वहां पर नवरोज का उत्सव मनाया जाता था। तो नवरोज का उत्सव भी इसने शुरू कर दिया। ठीक है। और इसने अपने पोतों के नाम भी, पोतों के जो नाम हैं वो भी ईरानी टाइप के रखे, अपने पोतों के नाम ईरानी जैसे रखे हैं। जैसे क्या होता था ईरान में, क्या होता है, नाम के आगे के कै लगाया जाता था। तो जैसे इसने अपने पोतों के नाम रखे, के कु, बाद, क्यूमर्सर, तो ऐसे इसने कै वाले नाम जो जोड़े ईरानी। तो इस टाइप से ये चीजें दर्शा रही है कि पूरी तरह से ये अपने आप को ईरानी मानकर वैसा ही अपना प्रशासन चलाता था, अपने आप को वैसा ही फील कराता था। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन इसके राजस्व सिद्धांत की। इसका राजस्व सिद्धांत कैसा था? राजस्व सिद्धांत क्या होता है? राजस्व सिद्धांत होता है कि ये अपना राज्य चलाने के लिए किन मूलभूत बातों को फॉलो करता है, कौन से इसके शासन चलाने की मूलभूत बातें हैं। तो इसके राजस्व सिद्धांत की जो जानकारी हमें मिलती है वो तारिक फिरोज शाही से मिलती है, जिसका लेखक बर्नी है। इसका बलबन का जो राजस्व सिद्धांत है, इसकी जानकारी हमें मिलती है तारीख ए फिरोज शाही। लेखक कौन है? बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की किताब से हमें बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, राज चलाने का जो सिद्धांत है, वो पता चलता है। राजस्व नहीं, राजस्व तो कर हो गया, राजत्व है, राजत्व। राज चलाने का जो सिद्धांत है वो हमें तारिक फिरोज शाही से मिलता है। बलबन ने अपने पुत्र को बुलाया था एक बार, बुग्गर खां को, और उससे कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अपने बेटे को कहा कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश का मतलब क्या हो गया? कि वो किसी की नहीं सुने, जो उसके मन में आए वो फैसले ले। ठीक है। तो बलबन ने अपने पुत्र को भी ये बात कही, तो इससे उसके राजत्व सिद्धांत का पता चलता है कि वो निरंकुशता पर विश्वास रखता था, अपनी शक्तियों को बांटने में विश्वास नहीं रखता था। तो ये बलबन ने पुत्र बुग्गर या बुगरा खां को कहा, समझाते हुए कहा था कि सुल्तान को निरंकुशता का प्रतीक होना चाहिए। इससे उसके राजत्व सिद्धांत की बात पता चलती है। इसका राजत्व पूछा जाता है, इसलिए मैं देखो इतनी बातें बता रहा हूं। ये बलबन पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद और उसकी शक्तियों पर विस्तृत बात की थी। बलबन प्रथम शासक था जिसने सुल्तान के की शक्तियों, ठीक है, सुल्तान की क्या 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 पावर होनी चाहिए, सुल्तान की शक्तियों व सुल्तान के पद पर के पद की विस्तृत पर पद की विस्तृत बात की।
ठीक है, तो पूरी तरह से, क्योंकि निरंकुशता को ये फॉलो करता था। आपने इसकी एक उपाधि देखी, नायब खुदाई, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी उसके राजत्व को दिखाता है कि इसका अल्लाह पर विश्वास है, और यह जो ईश्वर पर ये विश्वास रखता है और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, इसका मतलब वो ईश्वर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ईश्वरीय सिद्धांत की तरफ ले जा रहा है कि मैं ईश्वर हूं। नायब खुदाई घोषित किया, नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। तो जैसे ईश्वर का रूप, सुल्तान ईश्वर का रूप है एक तरह से, इस प्रकार सुल्तान को ईश्वर का रूप बताया गया, अल्लाह का प्रतिनिधि बताया गया। ठीक है, और इसने क्या किया, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए लोहे व रक्त की नीति चलाई थी। लोहे मोस्ट है, लोहे व रक्त की नीति चलाई थी इसने। लोहे व रक्त की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? लोहा मतलब कठोर नीति, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए पूरी तरह से कठोर था। रक्त की नीति मतलब खून बहाने की, अगर कोई इसका शत्रु है तो ये खून बहाने में परहेज नहीं करता था, उसको मरवा देता था। ठीक है, तो इसने इन चीजों पर पूरा अपना प्रशासन है, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बनाया, निरंकुश रखा सुल्तान को, ऐसे नहीं कि एरा गेरा सुल्तान। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति को, उस पर आधारित था इसका। तो प्रतिष्ठा, ठीक है, शक्ति व न्याय आधारित इसने शासन स्थापित किया। इस प्रकार का इसका जो अपने प्रशासन है उसको इस बात का विशेष ध्यान रखा। ये अमीर लोगों को बहुत पसंद करता था। अमीर लोग पैसों से अमीर नहीं होते हैं यहाँ पर, अमीर का मतलब जो ऊंचे लोग होते थे। अमीर वर्ग को ये खान की उपाधि देता था, अमीरों को क्या कहता था? खान कहता था। अमीरों को बड़ा महत्व देता था, जिसके दरबार में जैसे अपने ठाकुर सामंत होते हैं ना, उस टाइप यहाँ अमीर। तो जो अमीर लोग होते थे, अमीरों को इसने खान की उपाधि दी। ये है बलबन, ठीक है, उनकी बड़ी इज्जत करता था बलबन। बलबन, देखो गरीब लोगों से बलबन नफरत करता था। बलबन ने कहा कि मैं जो तुच्छ व्यक्ति है, जब मैं उनको देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी में क्रोध आने लग जाता है। जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर में क्रोध की उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी सोच है वो देखो किस टाइप की है। बर्नी ने लिखा है ये इस बारे में कि ऐसा बलबन ने कहा था। तो बलबन का कथन है बर्नी के अनुसार, बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी जो है वो लिखता है बलबन के अनुसार, बलबन ने कहा कि वह तुच्छ व्यक्ति को देखता है, तुच्छ गरीब ऐसे, ठीक है, उनको देखता है, देखता है वह तुच्छ वह व्यक्ति को देखता है तो उसके शरीर की नाड़ी में, के प्रत्येक नाड़ी में क्रोध उत्तेजित हो जाता है, हो जाता है। तो ये उसका राजत्व सिद्धांत हो गया, ठीक है, जो बर्नी कहता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अपने आप को ये ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, कठोर नीतियां अपना रहा है तभी निरंकुश होगा। लोहे व रक्त की नीति अपना रहा है, अमीरों को थोड़ा चढ़ा के रखा है, खुद को ईरान के शासक का वंशज मान रहा है, और कहता है कि मैं जब किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर के प्रत्येक नाड़ी में क्रोध उत्तेजित हो जाता है। तो इससे इसकी सोच का पता हमें चलता है। अब हम देखेंगे कि इसने प्रशासन में क्या क्या कार्य किए हैं।
ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्रशासन वाला तो। अरे ये जो बड़े राजा होते हैं ना, यही आते हैं एग्जाम में। प्रशासन के अंदर इसका क्या योगदान रहा, क्या इसने चेंजेस किए क्या नहीं किए। इसने नए पद शुरू किए, नए पद शुरू, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। इसने जो पद शुरू किए ना, वो नए कौन कौन से पद। इसने गुप्तचर विभाग वो बनाया था, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग इसने बनाया था। इस गुप्तचर विभाग है ना, उसको कहते थे दीवान ए बरीद। बरीद मतलब गुप्तचर ही होता है, दीवान ए बरीद, गुप्तचर विभाग। दीवान ए बरीद चलाया इसने, इनकी भाषा में इसको दीवान ए बरीद कहेंगे। और इसका अधिकारी होता था वो बरीद ए मुमालिक होता था, जो इसका अधिकारी होता था। तो अधिकारी में क्या है, जैसे दीवान ए बरीद है, ठीक है, मैं इसको दीवान ए बरीद को पहले लिख दूं, अच्छा रहेगा। दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद क्या चलाया इसने, एक गुप्तचर विभाग होता था गुप्तचरों के लिए। तो ये तो विभाग का, दीवान का मतलब होता है डिपार्टमेंट, बरीद मतलब गुप्तचर। तो इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, भाई डिपार्टमेंट का हेड तो होगा ही, ये तो डिपार्टमेंट का नाम है। तो इस अधिकारी को कहते थे बरीद ये क्या हुआ, बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक तो इस पोस्ट का नाम हो गया, और ये विभाग का नाम हो गया, तो ये इसी ने बनाया। ठीक है, इसने एक सैन्य विभाग भी बनाया। ये क्या हो रहा है भाई, उल्टा उल्टा हो गया, ऐसा ही हुआ है। हम्म, ठीक है, इसने ऐसा ही दीवान ए अर्ज बनाया। दीवान ए अर्ज क्या था ये एक सैन्य विभाग था। सेना को व्यवस्थित इसी ने करना शुरू किया, एक सैन्य डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए अर्ज नाम का। और उसका अधिकारी भी क्या रहेगा, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अधिकारी, उसका अधिकारी होता था आरिज ए मुमालिक। अर्ज से आरिज बनाए ए मुमालिक। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया, या आरिज ए मुमालिक पोस्ट किसने चलाई। तो बलबन बताना है। ये तो इतना है कि कम से कम 50 एग्जाम में आ चुका है। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज किसने चलाया था, इसी ने चलाया, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, तो ये आरिज ए मुमालिक की पोस्ट, जो पोस्ट थी वो इसी ने शुरू की थी। एक इसने पोस्ट चलाई थी, ये देखो क्या हो रहा है, दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। चलो अभी ठीक करता हूँ इसको लेके। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग इसने चलाया, बहुत एग्जामों में आ चुका है। एक इसने पोस्ट चलाई ख्वाजा की, ख्वाजा। ये ख्वाजा इसने पोस्ट चलाई थी इक्तों को देख रेखने के लिए। इक्तादार जो होते थे, इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो इक्तों के अंदर ये इक्ता को क्या होते थे, मैंने आपको बताया, इक्ता मतलब एक स्टेट जहां से इनको राजस्व मिलता है, वो इक्ता कहलाता है। और इक्ता में हेड होता है, वो इक्तेदार कहलाता है।
तो इक्तेदारों के भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए ख्वाजाओं की नियुक्तियां की गई। इसने जो धार्मिक वर्ग होता था, उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग कौन होता था? मुसलमानों में एक धार्मिक वर्ग होता था जो इस्लाम की रूढ़िवादी तरीके से व्याख्या करता था। इस्लाम की व्याख्या करने का अधिकार कि शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का कानून क्या कहता है, वो इस धार्मिक वर्ग को था, उलेमा वर्ग को। और ये व्याख्या पूरी तरह से रूढ़िवादी तरीके से करता था। इसने उलेमा वर्ग को बांटा, उलेमा वर्ग के दो पार्ट कर दिए, दो प्रकार के उलेमा बना दिए इसने। एक उलमा ए हकीरत, उलमा ए हकीरत, और एक वर्ग बना दिया उलमा ए दुनिया, उलमा ए दुनिया। दो प्रकार का इसने उलेमा वर्ग बना दिया था। तो ये नए पद ध्यान रखना है प्रशासन में। इसने 4 नए जो बातें शुरू की है वो। और प्रशासन में आप क्या ध्यान रख सकते हो? प्रशासन में आप ये ध्यान रख सकते हो कि इसने क्या किया था, इसने एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की थी। दिल्ली का कोषाध्यक्ष, ये उसी की सलाह मानता था, इसका खास आदमी था वो। दिल्ली का जो कोषाध्यक्ष था वो इसका खास आदमी था, ये उसी की सलाह से काम करता था। दिल्ली का कोतवाल भी वही था, दिल्ली को संभालने वाला ही वही था। कोतवाल पोस्ट, वैसे उसकी कोतवाल सुरक्षा की पोस्ट उसकी थी, मैन कोतवाल। तो दिल्ली का जो कोतवाल था उसका नाम था फखरुद्दीन, और बलबन इसी से सलाह लेता था, फखरुद्दीन से ही। बलबन इससे सलाह लेता। तो ये तो बलबन का, मैंने प्रशासन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रशासन से आ सकते हैं। अब बलबन के दरबारियों की बात करते हैं कि बलबन के दरबार में कौन कौन रहते थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। दरबारी, दरबारियों के अंदर बात करें कि बलबन के समय कौन कौन से दरबारी थे, तो एक अमीर खुसरो नाम सुना आपने, जो काफी लंबे समय तक रहेगा। अमीर खुसरो हम आगे पढ़ेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। इसने दिल्ली दिल्ली में ये रहते हुए अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो की जो जनरी शुरू हुई है वो बलबन से शुरू हुई है, ठीक है, बलबन से शुरू हुई है। अमीर खुसरो, एक अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, दोनों ही जो बड़े व्यक्ति हुए हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, दोनों की जनरी बलबन के समय शुरू हुई थी। ये जो अमीर हसन देहलवी है ये गजल गायक है, गजल गायक था, गजल लेखक था, और इसे भारत का सादी कहते हैं, क्योंकि जो सादी नाम का एक व्यक्ति था वो फारस में रहता था, जो बहुत शानदार गजलें लिखता था। तो शेख सादी से इसकी तुलना की जाती है, इसलिए इसे भारत का सादी कहते हैं, अमीर हसन देहलवी को। और अमीर खुसरो, वास्तव में ये मैं बताऊं, ये दोनों है ना बलबन के समय है, लेकिन वास्तव में ये बलबन के लड़के के आश्रय में रह रहे हैं। बलबन का जो लड़का है उसके दरबारी हैं ये दोनों। शहजादा मोहम्मद के आश्रय में थे ये। किसके आश्रय में थे? शाहजादा मोहम्मद के आश्रय में। बाबर का जो लड़का था शहजादा, शहजादा लिखने का मतलब बेटा, मोहम्मद के आश्रय में ये दोनों थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं आपको। बलबन के समय ये दोनों थे, लेकिन बलबन के लड़के के दरबार में रहते थे, ठीक है, उसके आश्रय में थे। बलबन जो था, बलबन ने फारस में, जो मैंने अभी बात बताई शेख सादी जिससे इसकी तुलना की जाती है, उस समय बलबन के समय वो खुद जीवित थे।
तो उनको आमंत्रित भी किया था, बलबन ने बुलाया भी था फारस से शेख सादी को, किंतु वो अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सके थे। तो बहुत अच्छा तथ्य है, बलबन ने बुलाया था। बलबन ने, जो फारस के शेख सादी हैं, को आमंत्रित किया था, लेकिन हो सकते हैं किसने आमंत्रित किया, समकालीन थे, तो बलबन के समकालीन थे शेख सादी, लेकिन वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सके। तो ये थोड़ा दरबारी वगैरह और आपको पता होना चाहिए कि कौन दरबारी थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी की शुरुआत ही है, लेकिन ये भी महमूद के रहते हैं, उसके लड़के के। बलबन ने बुलाया भी था फारस के शेख सादी को, लेकिन वो बीमार थे, बुजुर्ग हो गए थे, तो थोड़ी तबीयत और वृद्धावस्था थी, इस कारण से वो नहीं आ पाए। देखो, बलबन के कार्यकाल के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे हबीबुल्ला हबीबुल्ला कहता है बलबन का काल सुदृढ़ीकरण का काल था। इतिहासकार हबीबुल्ला क्या कहते हैं कि बलबन का काल सुदृढ़ीकरण का काल था, कि बलबन ने स्टेब्लिश कर दिया यहां पर पूरी तरह से, सुल्तानों को पूरी व्यवस्थित कर दिया। बिखरा पड़ा था भाई, आए थे ये, आके यहाँ राज करना शुरू कर दिया, लेकिन पूरा व्यवस्थित करने का श्रेय जो जाता है वो बलबन को जाता है, ये हबीबुल्ला कहता है। एक इतिहासकार हुए हैं के ए निजामी, वो कहता है कि बलबन है ना एक अच्छा अभिनेता था। वो अपने दर्शकों को, जो अभी आधुनिक फिल्म स्टार होते हैं उसकी भांति वो मंत्र मुग्ध रखता था। यानी ऐसे मनोरंजन, जैसे ऐसे के ए निजामी के अनुसार ये कहता है कि बलबन एक अच्छा अभिनेता था। के ए निजामी के अनुसार बलबन एक अच्छा अभिनेता था, एक जैसे फिल्म में एक अभिनेता होता है अपने दर्शकों को बांधे हुए मंत्र मुग्ध रखता है, वैसे ही ये रखता था। और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की तरह मंत्र मुग्ध रखता था। कलाकार था कुल मिला के, ये है कहने का मतलब, चालाक आदमी था, कैसे इसको चलाना है, क्या चलाना है, सब इसको पता था। इस प्रकार का ये बलबन था। बर्नी इसके बारे में अच्छा खासा लिखता है, जैसे अभी अपन ने कई बातें पढ़ी है, बर्नी इसके बारे में खूब लिखता है। तो बर्नी ने इसके मृत्यु के बारे में लिखा था। बर्नी क्या लिखता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो अमीर लोग इतने दुखी हुए थे कि बलबन का जब जनाजा निकला था तो अपने कपड़े फाड़ लिए थे, और उसके कब्रिस्तान तक जाते हुए उसके शव के साथ कब्रिस्तान गए थे तो अपने सर पर धूल फेंक रहे थे, और उन्होंने 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पे सोए थे। कहने का मतलब है, देखो आपकी इसका प्रभाव कितना अमीरों पर था, क्योंकि आपको पता ही है ये तुच्छ लोगों को तो कुछ ही नहीं समझता था, मैंने बताया था, और अमीर वर्ग को ये क्या कहता था, खान कहता था। तो इसने क्या है कि मंत्र मुग्ध करके रख रखा था इसको, इतना इसका प्रभाव था। निरंकुश तो था ही, लेकिन स्टाइल भी थी, चालाक था। बर्नी क्या लिखता है, बर्नी तो उस समय का इतिहासकार है, ठीक है, सल्तनत काल का। ये दो तो अभी बताइए, ये तो आधुनिक इतिहासकार है। तो बर्नी ये लिखता है कि बलबन की मृत्यु से दुखी, बलबन
की मृत्यु से दुखी अमीरों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। और कब्रिस्तान तक उसके शव के साथ अपने सिर पर धूल उड़ाते हुए गए, धूल डालते हुए गए। यानी इतना भयंकर विलाप किया उन्होंने, अपने कपड़े फाड़ दिए, ठीक है, और अपने सिरों पर धूल फेंकी। 40 दिन तक इन्होंने शोक रखा, 40 दिन तक बिना बिस्तर। ये लाइन पूछी जा सकती है किसके बारे में? 40 दिन तक बिना बिस्तर जमीन पर सोए। तो एक क्वेश्चन तो आ जाता है कि ये लाइन है वो किसने कही है, तो बर्नी ने कही है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके मरने पर उसके अमीरों ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, अपने सर पर धूल फेंकी और 40 दिन का शोक मनाया था। तो वो था बलबन। तो ये बलबन की एक छोटी सी स्टोरी। अब देखो, ये तो जो मैंने बताई है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं उसके। देखो, बलबन कौन था? बलबन इल्तुतमिश के 40 गुलामों में था, उसकी 40सा में था। इल्तुतमिश की 40सा में बलबन था। जब बलबन बन गया, गद्दी पर बैठ गया, तो बाकी के गुलाम नाराज हो गए। कोई नहीं चाहता कि हम में से कोई तरक्की करे। इल्तुतमिश के जो 40 गुलाम थे, वो 40 गुलामों में से ही बलबन था। जब बलबन गद्दी पर बैठ गया तो बाकी के गुलाम नाराज हो गए। तो बलबन के सामने अब ये आया कि इस 40सा का दमन किया जाए। तो इसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी अपने विद्रोहियों के खिलाफ, मैंने बताई थी, कठोर नीति और खून बहाने की नीति। तो इसने 40सा का दमन किया, 40 गुलामों का। देखो क्या क्या इसकी सख्त नीतियां आप देखोगे। तो बलबन जो था, बलबन ने बड़ा कठोर था। इसने क्या किया, जो बंदायू है, बंदायू का इक्तेदार था, उन गुलामों में से, 40 गुलामों में से ही था। बंदायू का इक्तेदार था बकबक। कौन था? बकबक। उसने इसका कहना नहीं माना, छोटी सी बात पर ही बलबन ने इसके कोड़े मरवाए। तो सख्त नीतियां अपनाता था बंदायू के इक्तेदार पर। अवध का इक्तेदार था, एक बार की बात है, अवध का इक्तेदार, उसने कोई छोटी सी बात इग्नोर कर दी इसकी, तो हेवात खां, उसके ऊपर भी कोड़े बरसवाए। हेवात खां। तो कठोर नीतियां बलबन अपनाता था, इस पे भी कोड़े मरवाए। ये याद नहीं रखना है, यहां तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। अभी तक बता रहा हूं कि किस प्रकार इसकी, बाकी ये सब क्वेश्चन बनते हैं। कितना कठोर नीतियां ये अपना रहा था हर इक्तेदारों के खिलाफ। जो 40 में थे उन लोगों के खिलाफ, ये सब 40 के लोग ही थे जो शासन चला रहे थे। बंगाल का इक्तेदार था तुगरील खां। कौन था? बंगाल का इक्तेदार जो बंगाल को संभाल रहा था, पहले सूबेदार की जगह इक्तेदार कहा करते थे, ठीक है, तुगरील खां था। तो बंगाल का जो इक्तेदार था जिसका नाम था तुगरील खां, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया बलबन के समय। तुगरील खां ने, जो बंगाल को संभालता था। और यह बलबन के समय का पहला विद्रोह है। बंगाल में जो विद्रोह हुआ था, बलबन के समय का प्रथम विद्रोह कौन सा था? बंगाल का विद्रोह, जो तुगरील खां ने किया था।
इसने अपने आप को यहां पर सुल्तान घोषित कर दिया और अपना नाम रख लिया मुगुसिदीन, अपने आप को सुल्तान घोषित किया। मुगीसुद्दीन, मुगीसुद्दीन नाम से। और इसने क्या किया, अपने सिक्के भी चला दिए। तो भाई सुल्तान बनाया तब सिक्के भी चलाएगा, अपने नाम का खुतवा भी पढ़ा दिया, यानी अपने नाम के आदेश भी जारी करवा दिए। ठीक है, अपने आप को जो है सुल्तान बना दिया इसने, सिक्के चला दिए, खुतवा पढ़वा दिया। ठीक है, बलबन के समय का पहला विद्रोह था तुगरील खां का विद्रोह। ठीक है, अब होता क्या है देखो, बलबन है ना इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। बलबन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अवध का इक्तेदार था अमीन खां। अवध के इक्तेदार अमीन खां को भेजा था कि जा और बंगाल में जो तुगरील खां का विद्रोह है उसको दबा। इसने आक्रमण कर दिया विद्रोह दबाने के लिए बंगाल, लेकिन ये असफल हुआ। असफल हुआ तो इतना गुस्से में आ गया बलबन इस पर, अमीन खां पर, कि अमीन खां को अयोध्या में फाटक पर लटका दिया। बलबन ने अयोध्या में फाटक पर लटकाया। तो बलबन ने अयोध्या में फाटक पर लटका दिया था इसको। अब बलबन खुद गया, बलबन को इसका विद्रोह दबाना था तो बलबन स्वयं जाता है। अब बलबन स्वयं जाता है बंगाल। बंगाल में कौन है, बंगाल में है जो सुल्तान बन के बैठा है तुगरील खां। बलबन खुद जाता है और बलबन क्या करता है, इस पे आक्रमण कर देता है तुगरील खां पर, और ये मारा गया। तुगरील खां मारा गया और बलबन विजय हुआ। बलबन विजय होता है और इसने अपने लड़के को यहां का इक्तेदार बना दिया। मैंने इसका एक पुत्र बताया था आपको, बुगरा बुगैरा खां को इक्तेदार नियुक्त किया, को यहां बंगाल का, अपने बेटे को। मैंने ये बुगरा खां का बताया, बुगरा का बताया था ना, बलबन का लड़का, जिसको बलबन ने आकर शिक्षा दी थी बुगरा खां को कि सुल्तान जो है वो निरंकुशता का प्रतीक है। वही बुगरा खां है, इसके दो ही तो लड़के थे। ठीक है, बुगरा खां और महमूद, महमूद के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। तो ये बलबन ने इसको बंगाल का इक्तेदार बना दिया। तो ये इसके संघर्ष है। उसके अलावा ये मेवात जो दिल्ली के आसपास लूटपाट करते थे, मेवात का इलाका, यहाँ पर इनका विद्रोह दबाकर इनको मुसलमान बनाया। तो आज आप जानते हो मेवात क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कन्वर्टेड है। बलबन ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, वहाँ कत्लेआम मचा दिया था मेवात में, भयंकर कत्लेआम मचाया और उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। बाद में औरंगजेब के समय भी मेवात में कन्वर्ट हुए हैं। अब देखो मंगोलों से संघर्ष, मंगोलों से संघर्ष, मंगोलों के आक्रमण होने लग गए थे, मैंने बताया था आपको, मंगोलों की एंट्री हो चुकी थी। और मंगोलों से संघर्ष बाबर का भी, ये सॉरी बलबन का भी मंगोलों से संघर्ष होता है। तो ये क्या करता है देखो, मंगोल किधर से आएंगे भारत में, ये भारत है, तो भारत में आएंगे मंगोल इधर से। तो इसने क्या किया, ये पाकिस्तान हमारा ही बॉर्डर था, यहां पर इसने मजबूत जो है दुर्ग दीवारें बनाई। तो ये पहला सुल्तान था जिसने मजबूत किले बनाने पर फोकस किया था। लाहौर के पास दुर्गों की कतारें बना दी थी इसने। तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने
दुर्गों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया कि दुर्ग बनाओ, दुर्गों को मजबूत करो। जिसने दुर्गों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। तो पहला सुल्तान था जिसने ये किया, मंगोलों के कारण से ही है। इसने लाहौर के पास में दुर्गों की कतारें बनाई। अब होता क्या है देखो, ये क्या करता है, ये अपने दोनों बेटों को इधर सुरक्षा का जिम्मा सौंपता है, क्योंकि इस क्षेत्र बड़ा खतरनाक था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये क्या करता है, दो भाग कर देता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ये दो भाग कर देता है। एक भाग लाहौर मुल्तान सिंध, लाहौर मुल्तान और सिंध रखता है। एक भाग तो लाहौर होता है, उसमें मुल्तान होता है और सिंध होता है। और दूसरा भाग है वो होता है उच्च उच्च प्रदेश, इसके अंदर शामिल होता है। उसके अलावा सुनम प्रदेश और समाना प्रदेश, सुनम व समाना, इस प्रकार दो क्षेत्र बना देता है। दोनों में अपने बेटे को, दो भागों अपने बेटे को, लाहौर मुल्तान सिंध अपने पुत्र महमूद को यहां नियुक्त करता है कि भाई तू देख लेना। और उच्च सुनम सामना, मंगोलों से बचने के लिए अपने दोनों योग्य बेटों को, बुगरा बुगरा का, दो ही तो लड़के थे। महमूद तो वही है ना जिसके दरबार में अमीर खुसरो दहलवी रहता था, और बुगरा खा था ही जिसको बंगाल का भी बनाया था इसने। तो अब क्या होता है, इसका बेटा यहां लाहौर मुल्तान सिंध की रक्षा करता है, लेकिन मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। अपन मंगोल ही पढ़ रहे हैं। तैमूर खां, मंगोलों का एक सेनानायक आया। तैमूर लंगड़ा नहीं है, ये है तैमूर खां। तैमूर खां आया और शहजादा महमूद पर आक्रमण कर दिया। ये बात है 1286 की। ये इसी में का पार्ट है। शहजादा शहजादा महमूद महमूद के ऊपर आक्रमण होता है। ये रक्षा कर रहा है मंगोलों का लीडर आता है तैमूर खां, और तैमूर खां आता है और शहजादा महमूद पे आक्रमण कर देता है। ये बात है 1286 की। शहजादा महमूद पर आक्रमण होता है और शहजादा महमूद इसमें मारा गया। तो ध्यान रखना, बलबन का लड़का मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया है। शहजादा महमूद जिसके दरबार में अमीर खुसरो वगैरह रहते थे, ठीक है। बलबन इसको बड़ा पसंद करता था, ठीक है। बलबन का योग्य लड़का था। बलबन ने इसको उपाधि दी शहीद। बलबन ने कौन सी उपाधि दी? शहीद की। बलबन ने उपाधि दी अपने लड़के को, कहा कि ये शहीद है, या शहीद भी कहा गया है, या शहीद आजम, शहीद आजम कहा अपने लड़के को, या खाने शहीद कहा, ठीक है। तो अपने बेटे को ये नाम दिया खाने शहीद। तो ये बलबन ने अपने बेटे को मरने के उपरांत ये उपाधि दी है। अगर मैं मंगोलों से संघर्ष के अलावा देखूं, अन्य विद्रोह देखूं, तो जैसे एक विद्रोह है मेवात का विद्रोह। मेवात जो अलवर के आसपास हरियाणा का क्षेत्र है। और कठेर विद्रोह, कठेर विद्रोह, कठेर विद्रोह जो यूपी में रुहेलखंड का इलाका है ना, वो बरेली का उदय, इनका दमन किया इसने। तो ये भी बलबन के समय ही हुए थे, इनका दमन कर दिया। अब देखो आगे की स्टोरी क्या होता है। बलबन जो होता है ना, बलबन बलबन के कितने लड़के होते हैं? दो लड़के। भाई सीधी सी बात है, अपन ने अभी पढ़े ऊपर ही। एक तो कौन था? महमूद, शहजादा महमूद। और दूसरा कौन सा था?
बुगैरा खां, दो लड़के थे बलबन के, ठीक है। महमूद का जो पुत्र था इसका नाम था के खुसरो। क्या नाम था? महमूद के लड़के का नाम था के खुसरो। और जो बुगरा खां था उसका लड़का था केकुबाद। उसका लड़का कौन था? केकुबाद। बलबन किसको पसंद करता था? महमूद को। महमूद को शहीद है आजम महमूद को ज्यादा, ठीक है। तो महमूद बड़ा लड़का था और इसका बेटा के खुसरो था। तो बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था के खुसरो को, महमूद का लड़के को, कि मेरे बाद में ये गद्दी पर बैठेगा, तो इसको बनाया था। तो बलबन महमूद के बेटे के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन क्या होता है कि जो दिल्ली का कोतवाल है, दिल्ली का कोतवाल कौन था जिसके बारे में मैंने बताया था, दिल्ली के कोतवाल, जिसकी हर बात बलबन मानता था। लेकिन जब बलबन मर गया तो दिल्ली का जो कोतवाल था जिसका नाम था फखरुद्दीन, जिसकी बलबन हर बात मानता था, फखरुद्दीन ने इसको डराया के खुसरो को, और डराकर इसे मुल्तान भेज दिया। इसको डरा के मुल्तान भेज दिया और शासक बना केकुबाद। तो केकुबाद शासक बन गया। तो अब हम बात करेंगे केकुबाद की। केकुबाद, तो बलबन के बाद में उसका बुगरा खां का लड़का केकुबाद गद्दी पर बैठा। केकुबाद के बारे में कुछ ज्यादा तथ्य तो है नहीं, एक दो बातें देख लो। केकुबाद, केकुबाद जो था उसके जो सेना का पद होता था, मैंने आपको, बलबन ने एक सेना में एक पोस्ट शुरू की थी, बताया था ना, कौन सी? आरिज ए मुमालिक। केकुबाद का पोस्ट पर था आरिज ए मुमालिक, जो सैन्य विभाग था, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक जो था केकुबाद का, वो था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। उस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस इसका खास आदमी था ये जलालुद्दीन खिलजी। आरिज मुमालिक की पोस्ट दी गई थी, ये पोस्ट बलबन ने ही बनाई थी, सेना की पोस्ट होती थी ये। तो केकुबाद इसको अपना खास मानता था, इस पे बड़ा विश्वास करता था, इसको उपाधि भी दी, इसको उपाधि दी थी शाइस्ता खां की। केकुबाद ने जलालुद्दीन को कौन सी उपाधि दी? शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी को दी थी इसने। लेकिन क्या हुआ, केकुबाद के लकवा हो गया, इसके लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद में इसके लड़के को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो एक नया राजा बन आ गया अपने सामने, शमसुद्दीन क्यूमर्स। बताया था ना, क्यूमर्स, क्यूमर्स, क्यूमर्स आ गया, ठीक है। पूरा नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स आ गया। कौन है ये केकुबाद का लड़का है। केकुबाद को तो लकवा हो गया है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बड़ा चालाक निकला, उसने इस छोटे बच्चे को भी मार दिया और इसका बाप जो लकवे में था उसको भी मार दिया। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने और खिलजी वंश की स्थापना कर ली। खिलजी ने केकुबाद को भी मार दिया और उसका जो छोटा बच्चा था क्यूमर्स को भी मारा। इस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना हो गई और ये गुलाम वंश खत्म हो गया। गुलाम वंश में तीन वंश आए, कुतुबुद्दीन का वंश, इल्तुतमिश का वंश और बलबन का वंश।
क्यूमर्स अंतिम राजा है, गुलाम वंश का भी अंतिम राजा है, और आप बलबनी वंश का भी अंतिम राजा है। तो ये अपना गुलाम वंश कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। तो अब गुलाम वंश के बाद में खिलजियों का वंश आएगा, जो जलालुद्दीन खिलजी उसका संस्थापक होगा। अब एक बार देखो, अभी तो लिखा ही था, अब एक बार थोड़ा सा फोकस करो। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम तो है बाहुद्दीन। क्या नाम है? बाहुद्दीन। इल्तुतमिश का ये गुलाम है, ठीक है, उसका गुलाम है। विभिन्न सुल्तानों के समय देखो इसके पास पोस्टें रही। इल्तुतमिश के तो उन 40 गुलामों में से एक था खासदार। रजिया के समय अमीर शिकार की पोस्ट थी, मोस्ट क्वेश्चन है। जब बहराम शाह आया तो अमीर आखूर की पोस्ट पर बैठा। जब मसूद शाह आया तो अमीर हाजिब की पोस्ट पे बैठा। और नासरुद्दीन महमूद के समय तो बड़ी पोस्ट लेके बैठा, नायब मुमलकत की। बर्नी ने इसके बारे में लिखा है कि एक मलिक जो खान बना फिर सुल्तान बना। उपाधियां बड़ी शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उलुग खां की तो इसको जब नासरुद्दीन महमूद के समय था तब दी। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम हो गया है। इसने राज्यारोहण के समय अपने आप को गयासुद्दीन की उपाधि धारण की है। और उपाधियां, नायब खुदाई, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। जिले हिलाई, ईश्वर की छाया, प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने जिले हिलाई की उपाधि धारण की है। इससे पहले किसी भी मुसलमान राजा ने जिले इलाई की उपाधि धारण नहीं की। बाद में तो कईयों ने की, पहला यही है। ईरानी संबंध, स्वयं को कहता था कि मैं तो ईरान के शासक का लड़का हूं, वंशज हूं, हमारी पीढ़ियां ईरान से आती है। स्वयं को ईरान के शासक अफरासियाब का वंशज माना, अफरासियाब का वंशज माना। तो किस वंश का माना था? अफरासियाज। अपने शासन में ईरानी प्रथाएं शुरू कर दी, ईरानी जैसा व्यवस्थाएं शुरू कर दी, ईरानी रीति रिवाज शुरू कर दिए। ईरानी प्रथाएं जैसे सिजदा, जिसको जमीन बोसी सिजदा भी कहते हैं, घुटने के बल बैठकर सिजदा करो सुल्तान को। पेबोस, उसके सुल्तान के पैरों को चूमो, ये ईरान में चलता था, इसने यहाँ शुरू कर दिया। ईरान का उत्सव नवरोज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी ने शुरू किया था ईरानी उत्सव। अग्नि को पूजते हैं ईरानी लोग मूल रूप से, तो वो उत्सव इसने यहां शुरू कर दिया। पौत्र के नाम ईरानी जैसे केकुबाद, क्यूमर्स, तो ईरानी अपने आप को ये मानता था। राजत्व सिद्धांत देखो तो इसके राजत्व की जानकारी हमें तारिक के फिरोजशाही, जिसके लेखक बर्नी है, उसमें हमें बलबन का राजत्व सिद्धांत पता चलता है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि सुल्तान को निरंकुशता का प्रतीक होना चाहिए। बलबन प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की शक्तियां और उनके पदों पर विस्तृत चर्चा की थी। नायब खुदाई, तो समझ लो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में मान रहा है कि सुल्तान होता वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। लोहे व रक्त की नीति, कठोर नीति अपनाई। प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था इसका राज्य। अमीर वर्ग को खान कहता था, अमीर वर्ग से थोड़ा ज्यादा ही लगाव था। बर्नी ये कहता है, बल्नी के अनुसार बलबन ने कहा कि वह तुच्छ व्यक्तियों को देखता है ना, तो उसके शरीर की प्रत्येक नाड़ी के अंदर उनके प्रति गुस्सा आ जाता है। प्रशासन बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीवाने बरीद, जो गुप्तचर विभाग है, वो इसने चलाया, जिसके अधिकारी बरीद मुमालिक कहलाते थे। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, सेना को व्यवस्थित सबसे पहले इसने किया। आरिजे मुमालिक पोस्ट होती थी, ये विभाग का नाम है। ख्वाजा, अच्छी पोस्ट चलाई, सब मोस्ट है। ख्वाजा, इक्तेदारों के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए टाइम पर जमा कराए, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। उलेमा वर्ग को दो भागों में बांट दिया, उलमा ए अखिरत और उलमा ए दुनिया। दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन। दिल्ली में इस समय कोतवाल का मतलब होता है जैसे आजकल कमिश्नर होता है ना, रक्षा करने वाला नगर की, वही कोतवाल। फखरुद्दीन था जो बलबन इससे सलाह लेता था। ये बलबन इससे सलाह देता था, नहीं लेता था। बलबन इससे सलाह लेता था, लेता था, बलबन देता नहीं था। देता तो ये था, बलबन लेता था। बलबन का सलाहकार समझ लो। दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, जो शहजादा मोहम्मद के वैसे आश्रय में थे, लेकिन वो नहीं आए तो आप बलबन ही मानोगे। अमीर हसन देहलवी
तो अमीर खुसरो तो 8 सुल्तानों का रहेगा। गजल लेखक था, उपनाम है भारत का सादी। तो सादी उस समय थे, ये भी ध्यान रखना है। बलबन ने फारस के शेख सादी को आमंत्रित भी किया था, लेकिन वो वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सके थे। इतिहासकार हबीबुल्ला कहता है कि बलबन का जो काल था वो सुदृढ़ीकरण का काल था, यानी अपने आप को मजबूत किया सल्तनत ने। के ए निजामी कहता है कि बलबन एक अच्छा अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की तरह मंत्र मुग्ध रखता था। बर्नी कहता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई थी तो दुखी होकर अमीरों ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। कब्रिस्तान तक जब जनाजा निकला था शव का, तो अपने सिर पे मिट्टी डाली थी और 40 दिन तक वो लोग जमीन पर सोए थे। 40 का दमन किया, 40 गुलामों में खुद था, तो 40 गुलामों में इसके लोग जो इसके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बराबर में से कोई आगे निकल जाए। तो बलबन कठोर नीतियां अपनाता तो छोड़ता नहीं छोटी गलती पे। जैसे एक उदाहरण देखो, बंदायूं का इक्तेदार बकबक, उसको कोड़े मरवाए। एक बार अवध के इक्तेदार हेवात खां को कोड़े मरवाए। और एक बार बंगाल का इक्तेदार था तुगरील खां, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना ये विद्रोह, बाकी ये तो नहीं आएंगे जो पहले दो ये थे। तुगरील खां का जो बलबन के समय विद्रोह हुआ था, बलबन के समय का ये पहला विद्रोह है। इसने तुगरील खां का विद्रोह, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, नाम मुगीसुद्दीन, सिक्के भी चला दिए, खुतबा भी पढ़ा दिया। तो इसने बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा था, लेकिन अमीन खां असफल हुआ। तो बलबन छोड़ने वाला नहीं है अमीन खां को भी। बलबन ने अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था इसको। बलबन खुद गया बंगाल, तुगरील खां के खिलाफ, मारा गया। बलबन विजय हुआ, पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इक्तेदार इस समय नियुक्त किया था। मंगोलों से संघर्ष देखें तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने इधर दुर्गों को मजबूत किया, मजबूत दुर्गों पर ध्यान दिया। लाहौर के पास दुर्गों की कतारें बनाई मंगोलों से रक्षा के लिए। और इसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो इधर पाकिस्तान के क्षेत्र को कहते हैं, उत्तर पश्चिम यही दिशा हुई ना भारत की, पाकिस्तान वाले, यहाँ 2 भागों में बांटा। लाहौर मुल्तान सिंध पर अपने बेटे को महमूद को छोड़ा, उच्च सुनम और समाना में अपने पुत्र बुगरा खां को छोड़ा। अब देखो आ गए मंगोल। तैमूर खां नाम का मंगोल आया, शहजादा महमूद से लड़ा और शहजादा महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। बलबन ने इसको उपाधि दी शहीद की, या शहीद आजम, या खाने शहीद। अन्य विद्रोह बलबन के समय देखो, मेवात का विद्रोह, कठेर का विद्रोह, इनका भी इसने दमन कर दिया। बलबन के 2 लड़के थे, महमूद और बुगरा खां। बलबन के 2 लड़के थे, महमूद और बुगरा खां। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी के खुसरो को बनाया था, लेकिन दिल्ली के जो कोतवाल है फखरुद्दीन ने इसको डराकर मुल्तान भेज दिया बलबन के मरने के बाद, और पुत्र केकू बाद शासक बन गया। केकुकाबाद के आरिजे मुमालिक जो पोस्ट थी सैन्य विभाग की, वो उस पर नियुक्त था जलालुद्दीन खिलजी। केकुकाबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, लेकिन केकुकाबाद के लकवा हो गया और इसका जो छोटा बच्चा था कम्यूट्स, उसको गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन केकुकाबाद लकवे से ग्रस्त है, क्यूमर्स छोटा बच्चा है, शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम से बैठा, केकुकाबाद का ही पुत्र है। जलालुद्दीन खिलजी ने केकुकाबाद व क्यूमर्स को मार दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर ली। इस प्रकार से ये खिलजी वंश यहाँ पर आ गया और गुलाम वंश खत्म हो गया।